कोहरे के चलते 27 घंटे ट्रेन लेट, लखनऊ आने वाली फ्लाइट हो रही निरस्त, यात्रियों को करना पड़ रहा घंटों इंतजार। लखनऊ में इको टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मंत्री जयवीर सिंह बोले 1 घंटे में सफर होगा पूरा, 5000 में घूम सकेंगे यूपी के पर्यटन स्थल। बीजेपी कार्यालय में घाट बिछाकर दिव्यांगों का प्रदर्शन, लेखपाल पद पर नियुक्ति की कर रहे मांग, बोले सीएम से योगी से मेरे बिना हिलेंगे नहीं। यूपी हेल्थ रैंकिंग में वाराणसी प्रदेश में अव्वल, स्वास्थ्य सेवाओं में मिले 74 अंक, काशी विद्यापीठ पीएससी को मिला पहला स्थान। आगरा में 1700 घर दरके, दहशत में 10,000 लोग, जैक पर टिके 146 मकान, लोग बोले कब क्या हो जाए पता नहीं। 58 करोड़ जुर्माना, फिर भी यमुना में गिर रहे नाले, नदी में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, ताजमहल के पास यमुना अधिक गंदी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में बाधक बनी याचिका वापस, भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने दी नई चुनौती, अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने दी अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां उपचुनाव में बाधक बनी याचिका वापस, भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने दी थी चुनौती, अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। राजधानी लखनऊ से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में बाधक बनी याचिका वापस कर ली गई है। भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने दी थी चुनौती, सीट पर उपचुनाव की तारीख तय कर ली गई है। लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव कर लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में बाधक बनी याचिका वापस, भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने दी थी चुनौती, अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा। भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने दी थी चुनौती। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में बाधक बनी याचिका वापस, जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा की जा सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाधक बनी याचिका वापस कर ली गई। भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने दी थी चुनौती, अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से है, जहां संस्कृति शिक्षा परिषद परीक्षा होगी आयोजित। परीक्षाएं अगले वर्ष 27 से 12 तक की जाएगी। संस्कृत परीक्षा परिषद ने जारी की परीक्षाओं की कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां सचिव शिवलाल ने जारी किया आदेश। 27 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक होगी परीक्षाएं संपन्न। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां संस्कृति परीक्षा परिषद ने जारी की परीक्षाओं के कार्यक्रम। सचिव शिवलाल ने जारी किया आदेश। बता दें 27 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक होनी है परीक्षाएं।
राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां परीक्षाएं अगले वर्ष 27 से 12 तक की जाएंगी आयोजित। संस्कृत परीक्षा परिषद ने जारी की परीक्षाओं के कार्यक्रम। बता दें, परीक्षाएं अगले वर्ष 27 से 12 तक की होनी है आयोजित। संस्कृत परीक्षा परिषद ने जारी की परीक्षाओं के कार्यक्रम। सचिव शिवलाल ने जारी किया आदेश। राजधानी लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, जहां संस्कृत शिक्षा परिषद परीक्षा होगी आयोजित। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर संभल से है, जहां संभल की घटना पर भाजपा सरकार ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस तरह जल्दबाजी की और पक्षपात भरा रवैया अपनाया, वह एक सरकार के तौर पर गैर जिम्मेदाराना और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही से हिंसा हुई और फायरिंग से लोगों की जान चली गई। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यदि प्रशासन चाहता तो सभी पक्षों को सुनकर मामले का शांतिपूर्वक रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन वहां बढ़ती गई। असंवेदनशीलता के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा हमेशा से हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करती है। हम मानवीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि शीघ्र संभल के मामले में हस्तक्षेप करे, ताकि सद्भाव के साथ न्याय की मिसाल कायम हो। संभल की घटना में सरकार ने जल्दबाजी करते हुए बिना वहां की स्थिति को समझे, लोगों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी दिखाई, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीधे तौर पर जो वहां पर हिंसा हुई, घटना हुई, लोगों की मौतें हुई, उसके लिए भाजपा सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। यदि चाहते तो इस घटना को शांतिपूर्वक वार्ता के माध्यम से भी संपन्न कराया जा सकता था। भले ही वो न्यायालय का निर्णय था, लेकिन सरकार ने असंवेदनशीलता बरती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपनी राजनीतिक सोटी सेकने के लिए प्रदेश में हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण करना चाहती है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वो शीघ्र से शीघ्र दखल देकर इस मामले में एक शांतिपूर्वक रास्ता निकाले। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर लखनऊ से है, जहां ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने संभल मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों को लेकर आपस में न लड़कर गरीबी, बेरोजगारी और जिहालत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की सलाह दी है। महासचिव ने कहा कि सभी धार्मिक स्थल धर्मावलंबी मन की शांति के लिए पहुंचते हैं, इसलिए मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा को इंसानियत के कत्ल का कारण नहीं बनना चाहिए। इसलिए बोर्ड के माध्यम से वह हिंदू मुसलमानों से आपसी सद्भाव की अपील कर रहे हैं। वहीं संभल जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर सुबह भड़की हिंसा के बाद जिला प्रशासन की ओर से जिले में बाहरी व्यक्ति समेत जनप्रतिनिधि व किसी भी संगठन के पदाधिकारी के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि 30 नवंबर तक जिले में निषेध लागू है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद से कोई भी बाहरी व्यक्ति समेत जनप्रतिनिधि व सामाजिक संगठन का कोई भी पदाधिकारी बिना अनुमति जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था, उसी के मद्देनजर हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लेवल पर पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया।
पुलिस द्वारा वहां पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया। वहीं संभल के ताजा हालात बताते हुए मुरादाबाद के कमिश्नर अजन्नी कुमार ने कहा कि संभल के हालात कंट्रोल में हैं। उस इलाके को छोड़कर दुकानें खुली हैं, स्थिति सामान्य है। जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं, एनओसी तक की कार्रवाई संभव है। संभल के सांसद और विधायक पुत्र को उकसाने में आरोपित किया गया है। एकदम शांत है, दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए उस जगह पे अभी कुछ हल्का दुकानें बंद है, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है। सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। तो अभी सब कुछ ठीक है। सर, अभी जो एफआईआर हुई नामजद उसमें धाराएं लगती हैं, तो इसके अलावा भी कोई कार्रवाई की जाएगी अलग से? देखिए, इसमें जो जिस तरीके से पुलिस को साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें के अनुरूप हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसमें अभी तक कई सारे एफआईआर हो चुके हैं, आगे भी होने की संभावना है। उसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं उनको भी इसमें उकसाने के लिए इस पूरे उपद्रव को, जो माननीय विधायक है उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। और आगे अभी जांच चल रही है, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में दूसरी बार ये सर्वे होने जा रहा था। खबर कानपुर के सिसामऊ से है, जहां उपचुनाव में जीतने के बाद सपा के नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी पर कानपुर न्यायालय में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में परिवाद दाखिल किया गया है। न्यायालय द्वारा मामले में आगामी 20 दिसंबर को सुनवाई के लिए तारीख दी गई है। उपचुनाव के प्रचार के दौरान कानपुर पी रोड स्थित वन खंडेश्वर मंदिर में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने पूजा अर्चना की थी। इस दौरान नसीम ने शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया था। मामले में कुछ ही घंटों के बाद नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी हो गया था। इसके उपरांत हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर को गंगा जल से धुला दिया। चुनाव के दौरान ही धार्मिक भावनाओं से मामला जुड़ने के बाद तूल पकड़ता चला गया, लेकिन चुनाव वाले दिन नसीम सोलंकी को हिंदू समाज का भी वोट जमकर मिला, जिसके बाद नसीम सोलंकी ने जीतने के बाद सभी धर्मों का आभार जताया। नसीमा सोलंकी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। उन्होंने हमारे मंदिर में जा करके बाबा की शिवलिंग पर छुआ स्पर्श किया, जबकि ये मांस खाती हैं। इनके यहाँ सवेरे मांस का नाश्ता किया जाता है। उन्होंने हमारे बाबा को अछूत कर दिया। मैं इससे बहुत आहत हूँ, इसलिए मैंने आज परिवादवाद दाखिल किया है माननीय न्यायालय के समक्ष। नहीं, इसके पहले मैंने अमिताभ वाजपेयी विधायक जी से बात करी थी और बार बार उनसे आग्रह भी किया था, और बीच में मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया था। माननीय सुरेश अवस्थी जी के चुनाव प्रचार में मैं लगा हुआ था, इस वजह से मैंने इस विषय में ज़्यादा वो नहीं किया। लेकिन जब ये सब खत्म हो गया तो मैंने नसीम सोलंकी से बात भी करी, तो उन्होंने मुझको उल्टी सीधी बातें सुनाई और मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर हो ही नहीं सकता, उनके ऊपर तो जयचंदों का हाथ है और उनका आशीर्वाद है। आज महाराज जेल में वो मिलकर आए हैं। जी 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 जी। ऐसा उनका कहना है कि इरफान सोलंकी ने कहा है कि कोई भी कार्य सबसे पहले मंदिर में कराना जाता है। ये इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मंदिर चली जाती, मंदिर में बाहर से हाथ जोड़ लेती, हर आदमी निकलता है मंदिर मस्जिद से अपना सर झुका के निकलता है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और रुक करते हैं खबरों का। कानपुर से खबर है, जहां कमिश्नरेट में लुटेरी दुल्हन का ऐसा मामला सामने आया जिसने आला अधिकारियों को हिलाकर रख दिया। ग्वालटोली थाने में तैनात दारोगा पर आरोप लगाते हुए महिला ने पुलिस अधिकारियों से उत्पीड़न कर लाखों रुपए की ठगी कर आरोप लगाते हुए हाई प्रोफाइल ड्रामा किया। रोते देख मीडिया ने महिला का पक्ष जाना,
तभी पीड़ित दारोगा ने भी अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। ताज्जुब की बात यह है कि दारोगा और महिला पति पत्नी है। पूरा मामला लूट का है और आरोप लगाने वाली महिला ने कई सरकारी कर्मचारियों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी भी करी है। इस मामले में स्टाफ ऑफिसर अमिता सिंह की जांच सौंपी गई है। ये प्रूफ महिला मेरठ की रहने वाली है और दरोगा जी यहीं पोस्ट है। तो इनका आरोप है कि वो शादी के बाद भी उनको अपने घर में नहीं रख रहे हैं और दरोगा जी का भी अपना आरोप है उनके खिलाफ। तो मामला संगीन है, गहराई से जांच करने के लिए टीम गठित की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जो दरोगा है आदित्य कुमार लोचव, ये एक दरिंदा है। ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे दोस्ती करता है लड़कियों के साथ, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता है, फिर उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है, फिर उनकी वीडियो बनाता है, उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जानता है, उनसे पैसे लेता है, फिर उन्हें थ्रो कर देता है। इसकी ना जाने मेरे साथ भी यही हुआ है सेम। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं नहीं चाहती और लड़कियों के साथ भी गलत हो। और जो जो लड़कियों के साथ इसने गलत किया हुआ है प्लीज़ वो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 7451001604। मामला ये है कि ये असॉल्ट करता है, ब्लैकमेल करता है। ये गवार टोली में तैनात है। इसका पुलिस पूरा विभाग इसके साथ है। मैंने हर जगह कंप्लेंट करी है लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं करी है। किसी मेरी शादी 17 फरवरी 2024 में हुई थी और शादी के बाद 20 दिन में घर रहा था। उसके बाद मैं जून में घर गया था, जून 2024 में। जैसे ही मैं घर गया था तो मैंने इसके मोबाइल में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो कि देखी थी, इसके द्वारा दिखाई गई थी, तो उसमें 6-7 लोगों को गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा था जो मेरे परिचित नहीं थे, ना ही इसके रिश्तेदारी लगते थे और उसमें लाखों में ट्रांजैक्शन था। मैंने उनसे जानकारी करी तो मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया, बात को गोल मोड़ करके खा गई। इनके काफ़ी सारे बैंक अकाउंट हैं जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता और हर खाते में 15-20 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है। कुछ में करोड़ों के ट्रांजैक्शन है। आय का कोई स्रोत नहीं है इनका। इसके बाद जब मैंने जांच की तो वो व्यक्ति इनका पति निकला। उसका नाम प्रेमराज सिंह पुष्कर है जो कि मवाना थाने में तैनात था। शादी 2019 में इनकी हुई थी और 2019 के बाद 2020 में उसके और पति दरोगा प्रेमराज सिंह पुष्कर और उसके भाई दोनों पर बलात्कार का मुकदमा इसके द्वारा लिखाया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां घेरावल कोतवाली क्षेत्र के मझीगवा मिश्र गांव में 3 सप्ताह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसी विवाहिता की रविवार को बीएचयू में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों द्वारा लोढ़ी जिला अस्पताल के बाहर वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग को परिजनों ने जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मृतका के परिजनों को समझा बुझाकर लगभग 1 घंटे बाद जाम को खुलवाया गया। मामले में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है। परिजनों की मांग है कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। पापा जी, मम्मी जी, भैया दोनों देरान जिला भरन गईना पेट्रोल छिड़कना जब भाग लगे द्वारे पहली ताजीजा बोरी का रहल गेहूँ डाल देना, पानी उबलती डाल देना। दहिया में कल आए लगन घर से दौड़त भैया मतलब पेट्रोल के डले पेट्रोल हमार ससुर सास माचिल बनी अंबिका हाँ पेट्रोल डाल रानी माचिल बनी शेरावती माचिस बननी का हाँ विंगेश रहना करी विंगेश मुतादात का मर कहने जातू काकर बूझी को 2 नवंबर 2024 को थाना क्षेत्र बुरावल के शिवद्वार की रहने वाली एक युवती आकांक्षा पांडे पुत्री तुषार देव पांडे जल गई थी और उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर कल उसकी मृत्यु हुई थी। और उसी को लेकर के परिजनों ने आज यहाँ पर लोढ़ी जिला अस्पताल के बाहर रोड जाम कर दिया था और पुलिस द्वारा तुरंत मामले का संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत अभियोग को तरमीम कर दिया गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। कल मृत्यु हुई है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं? परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उसे जला दिया था दहेज की मांग में।
उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।